गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आई होप ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर होगा, आप लोग अच्छे से सुन पा रहे होंगे भाई। चलो शुरू करते हैं हम आज का सेशन। और आज हम एक और नया टॉपिक जो है वो शुरू करने जा रहे हैं भाई, है ना। एक और नया टॉपिक जो है वो हम लोग यहाँ शुरू करने जा रहे हैं। चलो शुरू कर रहे हैं हम आज का सेशन, और इस सेशन में आप लोग देखिएगा, नया टॉपिक मैं आप लोगों के लिए शुरू कर रहा हूँ। और टॉपिक का नाम है ट्रांसलेशन, ठीक है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं एक और नए टॉपिक की, और उस टॉपिक का नाम है भाई ट्रांसलेशन। क्या नाम है? ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसलेशन, अब ट्रांसलेशन देखो आप, हिंदी चाहो तो आप इंग्लिश में कर लो, या आप इंग्लिश को हिंदी में कर लो। अब आपके दोनों सब्जेक्ट की बात पूरी हो जाएगी इसमें, यानी हिंदी में भी ये टॉपिक आ जाएगा और आपके इंग्लिश में भी ये टॉपिक आ जाएगा। तो भाई ये टॉपिक तो दोनों में ही आएगा ना, आपके हिंदी में भी आएगा इंग्लिश में भी आएगा। तो इस टॉपिक को जो है आपको बहुत ध्यान से जो है वो समझना पड़ेगा। बहुत ध्यान से जो है ये टॉपिक आपको समझना पड़ेगा। अगर इसको ध्यान से नहीं समझोगे तो आप इसे जो है अच्छे तरीके से एग्जाम में कर नहीं पाओगे। मैं कोशिश करूंगा बहुत सारी चीज़ों को आप लोगों के लिए बता पाऊँ, आपको वो सारे डाउट आप लोगों के क्लियर कर पाऊँ जो आप लोगों को ज़रूरी है। देखो, जब हम ट्रांसलेशन करते हैं, चाहे वो इंग्लिश से हिंदी का हो या फिर हिंदी से इंग्लिश का हो, तो इसमें बेसिक कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपको चाहिए। बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो क्या क्या होती है वो मैं एक बार आपको डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। तो ट्रांसलेशन को हिंदी में कहते हैं रूपांतरण, है ना। रूपांतरण, रूपांतरण, ठीक है। दोनों साइड ये हो सकता है। अब हम एक एक चीज लिखेंगे। तो सबसे पहले आप एक नोट डालो, बेसिक रिक्वायरमेंट्स। बेसिक रिक्वायरमेंट्स, है ना, टू कन्वर्ट हिंदी सेंटेंस या इंग्लिश सेंटेंस, है ना। बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू कन्वर्ट, या ऐसे लिख लो, कन्वर्ट द सेंटेंसेस, कन्वर्ट द सेंटेंसेस, है ना, हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश, दोनों ही हो जाएगा इसमें। तो दोनों के लिए कॉमन ही है, उसमें बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। दोनों के लिए क्या बनेगी? कॉमन ही बनेगी, है ना। चलो, अब इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आएगा ना, वो आएगा आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए टेंसेज का, मतलब सेंटेंसेज का। तो इसमें पॉइंट नंबर फर्स्ट जो हो सकता है, ये पॉइंट नंबर फर्स्ट बनेगा बेसिक नॉलेज ऑफ सेंटेंसेस। अगर आपको सेंटेंसेस का बेसिक नॉलेज नहीं है तो मुझे लगता ही नहीं है कि आप हिंदी के सेंटेंस को आइडेंटिफाई करके इंग्लिश के सेंटेंस में चेंज कर सकते हो। उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट ये बनेगी भाई, एटलीस्ट आपको वो बात तो पता चले ना कि वो लिखना आपको किस में है। तो आप लोगों को पहले सेंटेंसेस के टाइप्स जो हैं वो देखने पड़ेंगे। पहला पॉइंट आप नोट डाउन करें। चलो, तो सबसे पहला हम देख रहे हैं, तो देखिएगा जरा, में हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के वाक्य के प्रकार जो है वो हम देख रहे हैं। वाक्य जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो वाक्य, माय डियर, ध्यान रखना, वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। एक तो हो जाएगा आपका सिंपल सेंटेंस, ठीक है, जिसे आप कहते हो सरल वाक्य, है ना, सरल वाक्य।
ये वैसे मैं बेसिक रिक्वायरमेंट में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आप यहाँ एक बार इसे वापस पढ़ेंगे ताकि आपको एग्जैक्ट पता लगे, ठीक है। तो सरल वाक्य हो गया। दूसरा जो बनता है दैट इज कंपाउंड सेंटेंस। ये हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य। और थर्ड नंबर का जो इसमें बनता है दैट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन सा हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। तीनों को ध्यान रखो आप। इसे आप कहोगे मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य। तीन प्रकार के वाक्य होते हैं। अब सिंपल वाक्य कौन सा होता है पहले ये समझो। सिंपल वाक्य की रिक्वायरमेंट क्या है भाई? किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, मैं यहां और बता दूं एक बात, आपको अगर कोई सेंटेंस बनाना है ना, तो सेंटेंस में आपको एक तो सब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए कम से कम, और एक आपको फाइनाइट वर्ब चाहिए। कैसी वर्ब चाहिए? फाइनाइट वर्ब चाहिए, जो टेंस के अकॉर्डिंग बदले, है ना। यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म हो सकता है, ठीक है। अब सिंपल सेंटेंस में क्या होगा? सिंपल है, आपको वही बात होगी जो सेंटेंस में होती है। एक तो सब्जेक्ट गिवन होगा, और सब्जेक्ट के साथ आपको एक फाइनाइट वर्ब गिवन होगी। फाइनाइट वर्ब गिवन होगी। फाइनाइट वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जो टेंस, नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग बदल जाती है। फाइनाइट वर्ब में कौन कौन से आते हैं? देखो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, सेकेंड फॉर्म आता है, ठीक है। आपका क्या आ जाएगा? इज, एम और आर आता है, लिखवा ही देता हूं आपको। और क्या आता है? वॉज, वर आता है ना। हैज, हैव और हेड आ जाएगा। और इसमें एक हो जाएगा आपका क्या, मैं यहाँ लिख देता हूँ, डू, डज और डिड। और जितनी भी आपकी मॉडल वर्ब्स है ना, वो सारी मॉडल वर्ब जितनी भी 13 मॉडल वर्ब सारी आ जाएंगी इसमें। तो ये आपका क्या बन जाएगा? सिंपल सेंटेंस का होता है। सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत जरूरी है। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब एटलीस्ट आपको इसमें होना ही चाहिए, ठीक है। संयुक्त में क्या होता है भाई? जब हम बात करते हैं संयुक्त की, तो संयुक्त में क्या होते हैं? हमारे पास दो क्लॉज होते हैं, है ना। आगे मैं बता दूंगा अलग से, पहले आप सिंपल के बारे में हम देख लेते हैं। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स के बारे में हम लेटर पीरियड में देखेंगे। अब देखो, है ना, थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा मैं इसको आपको। अब जो सिंपल सेंटेंस है वो 5 प्रकार का होता है। सिंपल सेंटेंस जो होता है वो आपके 5 प्रकार का होता है ना। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। सिंपल सेंटेंस आपके 5 प्रकार का होता है। अब भाई 5 प्रकार का कौन कौन सा होता है ये समझो आप। तो सबसे पहले जो आता है इसमें वो आता है डिक्लेरेटिव, या इसको हम कहते हैं असर्टिव। डिक्लेरेटिव या असर्टिव। डिक्लेरेटिव यानी कि सूचनात्मक वाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूचनात्मक वाक्य। सूचनात्मक वाक्य। इसमें आप सिंपल समझो, एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, और लास्ट में फुल स्टॉप होगा। इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है ना, वो सूचनात्मक होता है। अब ऑब्जेक्ट भी हो सकता है इसमें, जरूरी ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है ना। और भी कुछ हो सकता है, लेकिन कम से कम ये 3 चीजें तो चाहिए ही चाहिए। दूसरा जो बनता है वो आपका इंटरोगेटिव होता है। कौन सा होता है भाई? इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। इंटरोगेटिव कहते हैं प्रश्नवाचक को भाई, प्रश्नवाचक को। इसमें एक तो हेल्पिंग वर्ब आपको दी जाएगी, सब्जेक्ट आएगा, लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इस स्ट्रक्चर वाला जो है आपका इंटरोगेटिव होता है। थर्ड नंबर में क्या आ जाएगा? देखो, डिक्लेरेटिव हो जाएगा, इंटरोगेटिव हो जाएगा। अब इंपेरेटिव हो जाएगा आपका। इंपेरेटिव सेंटेंस
इंपेरेटिव को कहते हैं आदेशात्मक। आदेशात्मक वाक्य होता है। इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ऑब्जेक्ट आता है, लास्ट में क्या आता है, फुल स्टॉप आता है। ठीक है। फोर्थ नंबर पे जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ऑप्टेटिव को हम कहते हैं प्रार्थना सूचक या इच्छा सूचक। इसको जनरली देखो आप किससे लिखते हो, में आ जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है, फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क आ जाता है, और एक होता है आपका एक्सक्लामेटरी। कौन सा होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है, विस्मयादि बोधक। कौन सा होता है, विस्मयादि बोधक। इसमें आप जो है या तो हाउ से लिखते हो, हाउ प्लस एडजेक्टिव, सब्जेक्ट और वर्ब, और लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क लगा देते हैं, या हम वॉट से लिख देते हैं, वॉट और नाउन करके लिख देते हैं ना। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन आपको ये बेसिक अंदाजा होना चाहिए कि 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, कब आपको कौन सा सेंटेंस दिया गया है और किस तरीके से उसको इस्तेमाल आपको करना है, ये आपको भली भांति जो है आना चाहिए, तभी जाकर आपका जो काम है वो चलेगा। ठीक है। और ये दो के बारे में बता देता हूँ आपको, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स के बारे में, ये एक्चुअल में क्या होते हैं, किस तरीके से चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। ठीक है, देखो जरा, कंपाउंड की अगर हम बात करें तो कंपाउंड में क्या है, आपको 2 क्लॉज दिए गए होंगे, है ना। यहां हो जाएगा आपका, ये भी इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, और ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, और इन दोनों को जोड़ा जाता है किससे, को ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। किससे जोड़ा जाता है, को ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा जाता है। को ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा जाता है। ये भी अपने आप में एक सिंपल सेंटेंस होता है, और ये भी अपने आप में एक सिंपल सेंटेंस होता है। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से होते हैं, जैसे एंड हो गया, बता चुका हूं मैं ऑलरेडी, और हो गया, यट है, बट है ना, एल्स है, अदरवाइज है, नॉर है, नीदर है, ये इसी में आते हैं। ठीक है। और जब हम बात करते हैं किसकी, कॉम्प्लेक्स की, तो कॉम्प्लेक्स देखो किस तरीके से होगा। कॉम्प्लेक्स में आपको देखो जरा, एक तो होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, और एक होता है आपका डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट। यानी ये वाला सेंटेंस इस वाले सेंटेंस पे निर्भर करता है, इसके यानी इसको अकेला नहीं लिख सकते, इसको सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के साथ लिखते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के। इनके अलावा जो भी बाकी के कंजंक्शन है वो सारे इसी में आते हैं। इस तरीके के स्ट्रक्चर्स आपको देखने पड़ेंगे, ये सेंटेंसेस के टाइप हैं।
क्योंकि अलग अलग तरीके के सेंटेंसेज आएंगे। अब क्या होगा देखो, यहाँ एक सब्जेक्ट यहाँ होगा, एक वर्ब यहाँ होगी, इसमें भी एक सब्जेक्ट होगा, इसमें भी वर्ब होगी, इसमें भी एक सब्जेक्ट होगा, इसमें भी वर्ब होगी, इसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी। तो सब्जेक्ट वर्ब तो इन दोनों ही क्लॉजेज में अलग अलग दिया मिलेगा आपको। ठीक है ना? ये मतलब बेसिक चीज है, आपको पता होनी चाहिए और आप इसको आसानी से कर लोगे। इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत मुझे लगता नहीं है आपको आएगी। आप बहुत आसानी से इन चीज़ों को समझ लोगे, सीख लोगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। बस आप चीज़ें थोड़ा तरीके से करोगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। मुश्किल नहीं है ये चीज़ें भाई। हम्म। ठीक है ना? ये हो गया आपका। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद की बात जो है वो करते हैं। ठीक है, देखो, एक तो ये हो गया भाई पॉइंट नंबर फर्स्ट, जो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, आपको सेंटेंसेस का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, है ना? अब इनको बार बार अगर लिखोगे तो चीजें और आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगी। फिर दूसरी कंडीशन ये आती है कि भाई टेंस का नॉलेज तो आपको कम से कम होना ही चाहिए। ठीक है, दूसरी दूसरी जो चीज है वो क्या है, बेसिक मतलब अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नहीं। नंबर सेकंड चीज है वो लिखना गुड नॉलेज ऑफ टेंसेज। टेंसेज का आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। वैसे तो टेंस के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ ही चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपकी क्लियर होंगी। फिर भी मैं थोड़ा सा समअप करता हूँ, आपको एक एक चीज़ को बताता हूँ, है ना, छोटे छोटे रूप में, और आसानी से आप समझ पाओगे। ठीक है, देखो जरा, जैसे सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट टेंस को। किसको ले रहे हैं हम? प्रेजेंट टेंस को। अब अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं भाई, हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में, तो प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट हो जाएंगे, है ना? तो पहले में तो क्या आएगा, ये ध्यान रखना, हिंदी मीनिंग क्या आएगा, ता, ती और ते, और सबके साथ क्या आ जाएगा, है। ये सारे लोग जानते हो आप। ठीक है, दूसरे में क्या आ जाएगा, रहा है ना, या एक साथ ही लिख दूंगा मैं, रहा, रही और रहे, और लास्ट में है लगा दो। फिर तीसरे नंबर पर का जो है उसमें आएगा चुका, चुकी और चुके हैं। और चौथे नंबर में आएगा से, रहा, रही, रहे और हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो प्रेजेंट के ये चार पार्ट हो गए। अब इन चारों का भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और मैं कर देता हूं, तो आपको क्या है, बेसिक चीजें याद रह जाएंगी इससे, और कुछ मतलब नहीं है। वैसे तो टेंस पढ़ ही लिया। इसमें क्या करते हैं हम, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप लगाते हैं। इसमें क्या करते हैं भाई, सब्जेक्ट, या मैं सीधा ही लिख देता हूँ, सब्जेक्ट की भी क्या जरूरत है, समझ जाओगे आप। इज, एम, आर और फोर्थ फॉर्म लगाना है। इसमें आपको क्या करना है, हैज, हैव और थर्ड फॉर्म लगाना है। और इसमें क्या करना है, हैज, हैव, बिन और फोर्थ फॉर्म लगाना है। ये तो प्रेजेंट के बारे में हो गया। इनसे कुछ अंदाजा जो है आपको लग सकता है, कुछ एक चीजें आप लोग इनसे समझ सकते हो। ठीक है, फिर बेसिक सेंटेंस पैटर्न भी मैं आपको बता दूंगा। एक बार हम टेंस के बारे में समझते हैं। ठीक है, दूसरा हो जाएगा इसमें पास्ट का। वही पास्ट के बारे में है ना? वही चार चीजें हो जाएंगी। या तो आएगा था, थी, थे, आ, ई और ए, है ना? इसमें आ जाएगा रहा, रही और रहे थे।
इसमें आ जाएगा चुका, चुकी और चुके थे ना। और इसमें आ जाएगा से रहा था ना, रही और रहे। ठीक है, उनके साथ जोड़ लेना, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, अब तो समझ में आ ही गया होगा इतना सा तो। ये तो बेसिक कंडीशन है। इसमें क्या आएगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा, और हाँ डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ ही जाएगा आपका। इसमें क्या आ जाएगा आपका, वॉज वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगा। और इसमें क्या आ जाएगा, हैड बिन और फोर्थ फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा रिवीजन हो जाएगा। और अब फ्यूचर की बता देता हूँ मैं आपको, फ्यूचर में क्या क्या करना है। फ्यूचर में हम क्या क्या करते हैं, फ्यूचर की बात अगर हम करें तो फ्यूचर में एक तो होगा आपका गा, की और गे। इसमें होगा रहा, रही और रहे। अब होंगे हो जाएगा, रहा होंगे रही होंगी। इसमें होगा चुका होगा, चुका, चुकी और चुके होंगे। और इसमें होगा से रहा होगा, होगी और होंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। अब इनका स्ट्रक्चर देख लो आप, बहुत ज़्यादा दिक्कत है नहीं है। स्ट्रक्चर से संबंधित बातें मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। इसमें तो क्या आ जाएगा, विल सेल और फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, विल शैल बी और फोर्थ फॉर्म आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, विल शैल हैव और थर्ड फॉर्म आ जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा, विल शैल हैव बिन और फोर्थ फॉर्म आ जाएगा। तो ये मतलब बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, बेसिक नॉलेज जो है आपको होना चाहिए। ठीक है, तो 2 पॉइंट हो गए आपके भाई, है ना। पॉइंट 1 हो गया और पॉइंट 2 हो गया। तो इसमें मैंने आपको कुछ एक चीज़ें बताई, और यहाँ भी मैंने आपको टेंस के संबंधित बातें हो गई। अब इसके बाद आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर वैसे तो पता होता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ पॉइंट नंबर 3 पे, है ना। पॉइंट नंबर 3 पे बेसिक नॉलेज ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर कौन सा होता है, देखो बेसिक नॉलेज ऑफ सेंटेंस। देखो बेसिक नॉलेज ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, तो देखो पहला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, वर्ब और फुल स्टॉप। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। तीसरा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक ये हो जाए। एडवर्ब का भी हम इसमें बना देंगे ना, इसी में बना दूंगा मैं, सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और फुल स्टॉप। और एक हो जाएगा आपका, कितने कितने हो गए, 3 हो गए ना। हम्म, और एक बना लो आप क्या, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब। ये 5 चीज़ें होती हैं। ये इस तरीके देखो, अब यहाँ पे एस का मतलब सब्जेक्ट है, वी का मतलब वर्ब है, ओ का ऑब्जेक्ट है,
सी जो है वो कॉम्प्लीमेंट की बात करता है और ए जो है वो एडवर्ब की बात करता है। ए बात करता है किसकी? एडवर्ब की। ठीक है, वी से तो वर्ब है, बाकी तो आप जानते ही हो, है ना? बाकी तो जो है आप लोग जानते ही हो, ठीक है। अब इसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, वो मैं आपको बहुत अच्छे से पहले पढ़ा चुका हूँ, है ना? बेसिक नॉलेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, शुरुआत वाले वीडियोस देख लेना कोर्स में जाके। बेसिक नॉलेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना? पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें जैसे आपका नाउन हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, एडवर्ब है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है और इंटरजेक्शन है। चलो, तो ये आपके 8 पॉइंट बन गए यहाँ पे, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कितनी होती है भाई? 8 होती है। समझ में आ गई बात? 8 होती है। ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है, और आप शुरुआत वाली वीडियो जो है ना वो अच्छे से देखना आप लोग, बहुत अच्छा जो है आप लोग वहाँ से कर पाओगे। चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से जो है वहाँ से आप समझ भी सकते हो, आसानी हो जाएगी आपको थोड़ा समझना, ठीक है ना? यहाँ तक हो गया आपका? चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ मैं। ये पॉइंट आई होप आपका हो गया है, ठीक है ना? चलो, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और पॉइंट नंबर 5 देखो क्या है। चलो, प्रपोजिशन का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, कंजंक्शन का नॉलेज आपको अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इनका नॉलेज अगर अच्छा नहीं है तो भी चीज़ें जो हैं ठीक नहीं हो पाएंगी। तो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको यही बता रहा हूँ, क्योंकि कंजंक्शन और प्रपोजिशन आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। नंबर 5 पे क्या है ना? इसमें हम लिख सकते हैं अ गुड नॉलेज ऑफ कंजंक्शन, है ना? खूब सारा टॉपिक पढ़ाया हुआ है आपको साथ कंजंक्शन का, तो है ना? और नहीं है तो मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा कंजंक्शन में। और आपका प्रपोजिशन, दोनों टॉपिक आपको आते हैं, इनका नॉलेज आपको होना चाहिए, कंजंक्शन और प्रपोजिशन का। कंजंक्शन का मतलब होता है संयोजक, तो जोड़ने का काम करेंगे, और ये क्या हो जाएंगे? संबंधवाचक शब्द हैं ये, संबंध बताने का काम करेंगे। क्योंकि अगर आपको कोई सेंटेंस लिखना है तो फिर लिखने के लिए आपको जोड़ने के लिए कंजंक्शन चाहिए, और दो चीज़ों के बीच में कुछ बताने के लिए जो है वो फिर आपको क्या चाहिए भाई? फिर आपको चाहिए क्या नाम से क्या नाम से प्रपोजिशन। प्रपोजिशन चाहिए कि नहीं चाहिए? फिर दोनों चीज़ें आनी चाहिए। और पॉइंट नंबर 6 जो है वो मेजर चीज़ क्या है ना? मेक योर मेक योर वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग, मेक योर वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग। आप क्या करो भाई? अपनी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग बनाओ ना। और इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके लिए मेजर जरूरत है आपको प्रैक्टिस की, अभ्यास बहुत जरूरी है। अभ्यास बहुत जरूरी है ना? अभ्यास बहुत जरूरी है। अभ्यास तो आपको करना ही पड़ेगा भाई, बिना अभ्यास के कोई भी बात जो है वो मुझे नहीं लगता अपने जो अंजाम तक पहुंचेगी। तो आपको वोकेबलरी का नॉलेज बहुत बढ़िया होना ही चाहिए। अगर बेहतर नॉलेज नहीं है तो आपको दिक्कत जो है वो आएगी भाई, है ना? चलो देखो, कुछ एक बेहतर शब्द लिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको, 1 मिनट दो मुझे, देखो आप, बहुत हेल्प होगी। अरे अच्छा, ऐसे वैसे में भी बहुत हेल्प हो जाएगी आपकी, है ना? ऐसे राइटिंग करोगे तो उसमें भी काफ़ी कुछ हेल्प जो है इससे हो जाएगी। आप डाल लीजिए इसमें, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
ये दोनों में काम आएंगे, है ना। इतनी मीनिंग भी लिखवा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो इनसे क्या है, आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। अब इसमें ट्रांसलेशन में भी काम आएंगे आपको, और ये जो है आपके कंपोजिशन वाले पार्ट में बहुत ज़्यादा काम आने वाले, चाहे प्रेसी राइटिंग की बात कर लें, या फिर हम एलाबोरेशन की बात कर लें, या फिर हम ऐसे राइटिंग की बात कर लें, ये सब में जो है ये आसानी से काम आएंगे आपके, ठीक है। हम एक एक चीज़ को जो है वो देखते हैं। देखो, मैं पहला शब्द हम लिख रहे हैं, ठीक है। पहला शब्द जो हम लिख रहे हैं वो देखो आप लोग, ये लिखिएगा आप लोग। जैसे आपको कोई चीज शुरू करनी है प्रथम रूप से, जैसे फर्स्टली को हम क्या कहेंगे, फर्स्टली, फर्स्टली हो जाएगा आपका प्रथम रूप से, प्रथम रूप से, ठीक है। और दूसरा हम क्या कह सकते हैं, जैसे इसमें दिया टू बिगिन विद, टू बिगिन विद, है ना, शुरू करने के लिए। इसको तो रहने दो आप, तो ज़्यादा कॉमन हो जाएगा। मैं सिंपल मतलब जो काम के हैं मैं वो लिखवा देता हूँ। जैसे इसको कब लिखते हैं, इट इज वाइडली अक्नॉलेज्ड, इट इज वाइडली अक्नॉलेज्ड, इसका मतलब होता है यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। क्या कहेंगे, यह है व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है, किया जाता है, ठीक है। अब ऐसे मैं आपको कुछ एक शब्द लिखवा दूंगा, बहुत आपकी हेल्प होगी। एक शब्द होता है फर्दर सम, क्या होता है, फर्दर सम होता है। एक शब्द होता है मोर ओवर, कौन सा होता है भाई, मोर ओवर होता है। और एक हो जाएगा इन एडिशन, आप बताओ देखो इनमें से कौन सा जानते हो, इन एडिशन। और एक मैं लिख रहा हूं, चलो ये तीन ही काफी है। एक सिमिलरली भी लिख लो आप, सिमिलरली, ठीक है ना। तो फर्दर मोर का, फर्दर सम का मतलब क्या होगा, देखो जरा, एक एक का देखते हैं। फर्दर का, फर्दर सम का मतलब होगा इसके अलावा, है ना। मोर ओवर का हो जाएगा और भी, इसका हो जाएगा इसके अतिरिक्त, और सिमिलरली का हो जाएगा, सिमिलरली का हो जाएगा इसी तरह से, इसी तरह से, ठीक है भाई। चलो देखो, ये लिखो देखो आप कुछ एक, ऐसे ही मैं कोई 50-60 शब्द आपको लिखवा देता हूँ, जिससे क्या है आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। मेजर मेजर लिखवाऊंगा मैं। अब आगे देखो आप, यहाँ से आगे हम देख रहे हैं, इसमें एक हम देखेंगे जैसे हाउएवर है, नेवरदलेस है ना। मैं नंबर कितने तक हो गया था, 6 तक हो गया था ना, 7 नंबर, 7 नंबर पे आ जाएगा हाउएवर। 8 पे मैं लिख रहा हूँ नेवरदलेस, NEVERTH, NEVERTHELESS, नेवरदलेस। 9 नंबर पे जो आपका बनेगा, में लिख लो आप
ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द कॉन्ट्रेरी। 10 नंबर पे लिखो आप इन कॉन्ट्रास्ट, इन कॉन्ट्रास्ट। 11 पे लिख लो आप ऑल दो, ऑल दो। 12 पे लिखिए आप लोग देयर फॉर, है ना। एक 13 पे लिखो कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली। 14 पे लिखो आप एज अ रिजल्ट। 15 पे लिख लो आप ड्यू टू। चलो, है ना। अब इनका हम लिखते हैं हिंदी मीनिंग क्या क्या होता है। चलो देखो, ये हो जाएगा हालांकि, ये हो जाएगा फिर भी, इन दोनों का मतलब होगा इसके विपरीत। ऑल दो का मतलब क्या हो जाएगा, यद्यपि। देयरफॉर क्या हो जाएगा, इसलिए। क्या हो जाएगा भाई, देयरफॉर इसलिए होगा कि नहीं होगा। देयरफॉर जो है ये क्या हो जाएगा आपका, इसलिए हो जाएगा, ठीक है ना। देयरफॉर आपका हो जाएगा इसलिए, इसलिए हो जाएगा। कॉन्सेक्वेंटली, कॉन्सेक्वेंटली का मतलब हो जाएगा आपका परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप। और एज अ रिजल्ट हो जाएगा परिणाम के रूप में। और ड्यूटी हो जाएगा के कारण, ड्यू टू क्या हो जाएगा, के कारण। ठीक है, ये लिखो देखो, फिर इसमें बाकी के और लिख लेंगे हम लोग। तो इधर कर देते हैं भाई, ये देखो यहाँ हो गए आपके। ठीक है, अब आप देखो आगे वाले देखो। 16 नंबर पे देखो आप, बिकॉज, बिकॉज को क्या कहेंगे हम, क्योंकि। ये तो सारे जानते होंगे आप यार, ठीक है। क्योंकि कहेंगे बिकॉज को, ठीक है ना। अब एक लिखो इसमें इंडीड, क्या लिख लो, इंडीड लिख लो। फिर लिख लो आप अनडाउटेडली, अनडाउटेडली, ये लो। फिर 19 में हम लिख देंगे क्या, सिग्निफिकेंटली, सिग्निफिकेंटली। 20 में हम लिख लेंगे इट इज एविडेंट दैट, इट इज एविडेंट दैट। 21 में हम लिखेंगे टू सम अप, टू सम अप। 22 पे हम लिखेंगे अल्टीमेटली, क्या लिख देंगे, अल्टीमेटली, ठीक है ना। और एक लिख देंगे हम 23 में 10, THUS। और 24 पे देखो आप, इसमें लिखेंगे हम आर्ग्यूबली, आर्ग्यूबली लिख देंगे, ठीक है। और एक 25 नंबर पे लिख देंगे हम क्या, नंदलेस, ननदेलेस, ननदेलेस हो जाएगा, है ना।
अब देखो हम एक एक का हिंदी मीनिंग देखते हैं भाई, एक एक का हिंदी मीनिंग देखते हैं। ये आपको बहुत काम आने वाले हैं, है ना। तो इसको तो कहेंगे हम तदापि। क्या कह देंगे? तदापि। आर्ग्युबली क्या हो जाएगा भाई? तर्क संगत रूप से। क्या हो जाएगा? तर्क संगत रूप से। 10 हो जाएगा इस प्रकार। क्या हो जाएगा? इस प्रकार। अल्टीमेटली हो जाएगा अंततः। क्या हो जाएगा? अंततः। समअप हो जाएगा संक्षेप में। इट इज एविडेंट हो जाएगा आपका, देखो, इट इज एविडेंट। यह स्पष्ट है कि, यह स्पष्ट है कि हो जाएगा। सिग्निफिकेंट, SIGNIFICENTLY, महत्वपूर्ण रूप से। महत्वपूर्ण रूप से। अनडाउटेडली क्या हो जाएगा? निसंदेह। और इंडीड क्या हो जाएगा आपका? वास्तव में। देखो लिखो, देखो आप एक बार इनको, सारे काम के शब्द हैं, देख लो आप। सारे शब्द जो हैं वो काम के हैं भाई। सारे शब्द काम के हैं, एक एक चीज देख लो आप लोग। चलो नेक्स्ट आ जाओ बाप। 25 हो गए ना आपके, और लिखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट और मैं लिखवा देता हूँ आपको। 26 नंबर पे देखो आप, एक होता है बिसाइड्स। बिसाइड्स हो जाएगा। 27 में देखो आप लोग, एक हो जाएगा ई, ES है ना, स्पेशली हो जाएगा। फाइनली हो जाएगा ना। 29 में देखो आप, सर्टेनली हो जाएगा, है ना। इन रियलिटी हो जाएगा। और इसके अलावा देखो इस, और देखो जैसे इसमें एक हो जाएगा आपका, देखो पहले इनका मैं एक बार पूरे लिख देते हैं। बिसाइड्स का मतलब तो होता है के अलावा। बिसाइड्स मतलब क्या होता है भाई? के अलावा या को छोड़कर। या तो क्या हो जाएगा? के अलावा, या हो जाएगा को छोड़कर, है ना। के अलावा या को छोड़कर। के अलावा या को छोड़कर। स्पेशली हो जाएगा विशेष रूप से। फाइनली हो जाएगा अंततः, यानी आखिरकार। सर्टेनली हो जाएगा निश्चित रूप से। निश्चित रूप से। और इन रियलिटी हो जाएगा वास्तव में। इन रियलिटी क्या हो जाएगा भाई? इन रियलिटी हो जाएगा वास्तव में, है ना। इसमें जैसे और देखो आप, वाइल, वाइल का मतलब जब भी होता है, और कई बार जबकि भी होता है।
एक होता है वॉट एवर, तो ये हो जाएगा जो कुछ भी, जो कुछ भी। और देखो 33, इवन इफ और इवन दो, ये होता है भले ही, भले ही, है ना। और देखो इसमें आप एज इफ और एज दो, मानो की हो जाएगा, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, ताकि हो जाएगा। ठीक है। 36 देखो आप, वेयर एवर, जहां जहां, जहां कहीं भी, है ना। वेन एवर, जब जब, जब जब। और देखो आप, बिकॉज तो हो ही गया था आपका, एंड होगा ये तो। और इसमें आपके कौन से शब्द आ सकते हैं? एक होता है आपका हेड बेटर, इसी में भलाई है, इसी में भलाई है ना, इसी में भलाई है, इसके सेंस में आता है। एक होता है आपका अनलेस, यदि नहीं। और एक होता है आपका प्रोवाइडेड दैट, इसको कहेंगे बशर्ते। तो चलो, ये 40 के आसपास मैंने आपको जो है लिखवा दिया भाई, है ना। तो ये आपको बेसिक बेसिक कुछ एक मैंने बातें बताई ट्रांसलेशन से संबंधित, और फिर हम एक दो सेशन के माध्यम से, है ना, इसकी प्रैक्टिस भी थोड़ी बढ़िया करेंगे। ठीक है। प्रैक्टिस भी मैं कोशिश करूंगा आपको थोड़ी बढ़िया प्रैक्टिस करो आप लोग, जिससे बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को यहीं क्लियर करवा दूंगा। बाकी आप जितना खुद से प्रैक्टिस करोगे वो और भी कमाल का है भाई। जितनी प्रैक्टिस आप कर पाओगे उतना ही आपके कमाल का है भाई, उतने ही कमाल की बात है ना, उतने ही कमाल की बात है। ओके, ठीक है ना भाई। तो ये भी टॉपिक मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन तो हो ही गया है हमारा ये टॉपिक। बाकी नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों को कुछ एक सेंटेंसेस एक दो सेशन में करवा दूंगा, जिससे भी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी क्लियर होने लगेंगी, आपको एग्जैक्ट चीज़ें समझ में आने लगेंगी, स्ट्रक्चर का यूज कैसे करते हैं और उसे कैसे बनाते हैं। धीरे धीरे करके सब हो जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत जो है नहीं आती। आज के सेशन में आप लोगों के लिए इतना ही, बाकी की बातें नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से करते हैं। थैंक यू।